नमस्कार। आज मैं शिवशंकर तिवारी, ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज जवाहर नगर आपको कक्षा 9 के हिंदी विषय का अध्यापन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी गद्य खंड में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उच्च कोटि के निबंधकार, समीक्षक, श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। आइए आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन वृत्त और हिंदी साहित्य में उनके योगदान के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम स्मरण कराने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सूक्ष्मावलोकन तैयार कर लेते हैं। इससे छात्रों को याद करने में आसानी रहती है। छोटे छोटे तथ्य पहले में एकत्र कर लेते हैं। एकत्र करके यदि आवश्यकता पड़ी तो इन्हीं को हम विस्तार देते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म अत्यंत संक्षिप्त में लिखा सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान दुबे का छपरा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। आलोचना के अंतर्गत सूर साहित्य, कबीर साहित्य, ऐसी अनेक रचनाएं हैं। निबंध संग्रह, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह। इसी प्रकार से इनकी उपन्यास रचनाओं में बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा जैसी रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी खड़ी बोली है, जिसमें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। इनकी शैली सरल है, सरस और मुहावरेदार है। इनकी मृत्यु सन 1879 ईस्वी में 19 मई को हुई थी। इस प्रकार से हमने यह सूक्ष्मावलोकन तैयार किया, जीवन परिचय के मुख्य बिंदु तैयार किए, और इसके बाद आइए हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। आचार्य द्विवेदी का जन्म श्रावण मास शुक्ल एकादशी संवत 1964 विक्रम, जिसका अंग्रेजी महीने में 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा ओझवलिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता हिंदी के साथ साथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। आचार्य द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आचार्य द्विवेदी का सन 1927 में विवाह श्रीमती भगवती देवी के साथ संपन्न हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में प्राप्त की। सन 1907 में मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। सन 1923 में वे विद्या अध्ययन हेतु काशी गए। यहाँ पर संस्कृत पाठशाला की प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 1973 में आलोक पर्व इनका एक निबंध संग्रह इन्होंने लिखा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से इनकी साहित्य यात्रा प्रारंभ हुई। और आगे देखते हैं। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल
एवं सन 1929 में इंटरमीडिएट और साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर रहते हुए इनका संपर्क गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन के साथ हुआ। इनके संपर्क में आकर के साहित्य का अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया। यहीं से इनके साहित्य साधना की शुरुआत होती है। इसके साथ ही इन्होंने अपना स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। यह यहीं पर शांति निकेतन में 20 वर्षों तक अनवरत अध्यापन कार्य करते रहे और साहित्य साधना में रत हुए। इसके उपरांत जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सन 1957 में राष्ट्रपति द्वारा, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों के विरोध के चलते 1960 में इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हटना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी इतना सक्रिय हो गए कि वहाँ इनका रुक पाना प्रायः असंभव हो गया। इसके पश्चात सन 1660 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि विरोधियों के चलते, प्रतिद्वंद्वियों के चलते इन्हें 1960 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हटना पड़ा था, लेकिन 1967 में 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष होकर के पुनः लौटे। मार्च 1948 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर आचार्य द्विवेदी जी की नियुक्ति हुई और फरवरी 1970 को इस पद से मुक्त हुए। कुछ समय के लिए हिंदी ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी तथा सन 1972 में आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे, लेकिन दुर्दैववश यह यात्रा अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। 4 फरवरी 1979 को द्विवेदी जी को पक्षाघात हुआ, जिसके कारण 19 मई सन 1978 को दिल्ली में आचार्य द्विवेदी जी का निधन हो गया। आइए अब हम आचार्य द्विवेदी के साहित्यिक परिचय के बारे में और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आचार्य द्विवेदी जी एक उच्च कोटि के समीक्षक, निबंधकार और श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य द्विवेदी जी पांडित्य और सरलता के एक तरह से कह दिया जाए कि वह सम्मेलन थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह जितना ही पांडित्य में, विद्वता में आगे थे, उतने ही सरल थे। अपने मस्त मौला स्वभाव के लिए जाने जाते थे। प्राचीन प्रतीकों, प्राचीन कहानियों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना, वह भी मनोविश्लेषणात्मक तरीके से इनके द्वारा अत्यंत अद्भुत तरीके से किया गया है। आचार्य द्विवेदी जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली एवं बड़ा सरल स्वभाव तथा उदार थे। वह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी रचनाओं को प्रायः हम पढ़ते हैं तो विषय के अनुकूल अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, या यूँ कहें कभी कभी संस्कृत के श्लोकों को ही वैसे का वैसे ही प्रयोग करते हैं। ऐसे में आचार्य द्विवेदी जी की शैली थोड़ी गंभीर हो जाती है।
लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि, विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देकर आपका विशेष सम्मान किया था। आपने आलोचना निबंध लेखन में जहाँ हिंदी जगत को समृद्ध किया, वहीं उपन्यास को भारतीयता के धरातल पर लाकर खड़ा किया। वास्तव में पहले ऐसा माना जाता था कि हिंदी उपन्यास पश्चिम की देन है, वह अंग्रेजी से हिंदी में आई, ऐसी धारणा थी। इस धारणा को समाप्त करते हुए आचार्य द्विवेदी ने भारतीयता के धरातल पर उपन्यासों की रचना प्रारंभ की। उपन्यासों के बारे में जो लोगों की एक सोच थी, इसका पूर्ण तरह खंडन किया। आचार्य द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। आइए इनके बारे में हम सब क्रमशः जानते हैं। आलोचना ग्रंथों में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का विकास, इस प्रकार की इनकी साहित्यिक रचनाओं में आलोचना ग्रंथ। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है, प्रश्न निर्माण और प्रश्नों के उत्तर जीवन परिचय से, जैसे इस प्रकार से हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आचार्य द्विवेदी जी के माता और पिता का नाम क्या था? आचार्य द्विवेदी को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए या किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया? आचार्य द्विवेदी जी के आलोचना ग्रंथ कौन से हैं? या आचार्य द्विवेदी का परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। आचार्य द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, यह आचार्य द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। आइए आचार्य द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यासों के बारे में जानते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक अमूल धरोहर है। प्राचीनता के साथ नवीनता का सम्मिश्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इनके अन्य उपन्यास ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त, लेखन के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अन्य रचनाओं के अंतर्गत अन्य कवियों द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन करके उनका संपादन किया। जैसे चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, इसका इन्होंने संपादन किया। इसी प्रकार से अब्दुल रहमान के द्वारा रचित संदेश राशक का भी इन्होंने संपादन किया। इसके अतिरिक्त आचार्य द्विवेदी ने अन्य भाषाओं से भी कुछ रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। इस प्रकार से यह रहा आचार्य द्विवेदी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय। यहाँ पर हम सब प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, उनके उत्तर यहीं से ढूंढ सकते हैं। जैसे आचार्य द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रह के नाम लिखिए, या फिर कुटज के रचनाकार का नाम बताइए। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? या एक और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा लिखिए। विधा का तात्पर्य यह किस शैली में लिखी गई है? यह कहानी है, निबंध है या आलोचना है? कैसा ग्रंथ है यह? चूंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है बाणभट्ट की आत्म कथा। बच्चों, यह एक ऐसा प्रश्न है कि इसकी विधा पूछ ली जाए तो प्रायः छात्र यही उत्तर दे देंगे कि यह एक आत्मकथा है। यह बड़ा भ्रमात्मक प्रश्न है, क्योंकि इसके साथ आत्मकथा जुड़ा हुआ है। लेकिन सदैव ध्यान रखने वाली बात है कि यह
एक उपन्यास है। इस प्रकार के भ्रमात्मक प्रश्न परीक्षाओं में बड़ी मुश्किल उत्पन्न करते हैं। अतः ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना है। आइए अब आचार्य द्विवेदी जी की भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य द्विवेदी की भाषा वैसे तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, लेकिन आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी या उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते चलते हैं। भाषा को सरल एवं सरस बनाने के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। उनकी शैली भावात्मक निबंधों में अलंकारिक भी दिखती है। वह यथास्थान अलंकारों का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित यानी शुद्ध हिंदी खड़ी बोली है। आपने विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं, एक प्रांजल एवं व्यावहारिक भाषा। ऐसी भाषा जो प्रायः व्यवहार में, जो हम लोग नित्य प्रति बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग प्रायः इन्होंने निबंधों में किया है। वैसे आवश्यकता अनुसार इन निबंधों में उर्दू अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग और जैसा कि हमने पहले बताया, भाषा को सरल एवं सरस बनाने के लिए लोकोक्तियाँ, मुहावरे या अलंकार आदि का भी प्रयोग करते चलते हैं। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा का दूसरा रूप देखने को मिलता है संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा, प्रायः उपन्यासों में। जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि इनका बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास ऐसा उपन्यास है जिसमें संस्कृत के श्लोक वैसे के वैसे ही रख दिए गए हैं, प्रायः कालिदास के साहित्य से लेकर के। तो इनकी भाषा कहीं कहीं बोझिल सी हो जाती है, कठिन सी हो जाती है सामान्य पाठकों के लिए। और सैद्धांतिक आलोचना में भी इसी प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में ही गुरु नानक देव पाठ है। गुरु नानक देव पाठ में कहीं उन्होंने नवो नवो भवति जायमानः इस सूक्ति का प्रयोग किया है, बिल्कुल वैसे ही संस्कृत से उठा करके रख दी है। या फिर गुरु नानक देव की जो कथन है या जो उनके दोहे हैं, उनको वैसे का वैसे ही प्रयोग कर लिया है। बात समझ में आ गई होगी कि इनकी भाषा कैसी है। यानी इनकी भाषा के दो रूप मिलते हैं, एक प्रांजल एवं व्यावहारिक भाषा जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जैसे हम लोग बोलते हैं, बोलते हुए हम लोग प्रायः क्या करते हैं, वैसे सामान्य रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी उर्दू के शब्द प्रयोग करते हैं, या फिर अन्य भाषाओं का भी के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग एक ये प्रकार हुआ। और दूसरी संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा जिसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग और संस्कृत के ही वृत्तों को, संस्कृत के ही चरित्रों को या पुरातन चरित्रों को नवीन संदर्भ में प्रस्तुत करना, जिसके लिए संस्कृत के श्लोकों का या सूक्तियों का, उक्तियों का यथावत प्रयोग करना, इस भाषा के अंतर्गत देखा जा सकता है। आचार्य द्विवेदी जी की शैली का तात्पर्य उनके लिखने का तरीका क्या है। आचार्य द्विवेदी जी की विषय प्रतिपादन शैली अध्यापकीय है। जैसे अध्यापक उपदेश देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, ठीक उसी प्रकार की जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी, जहाँ पाठक जैसे समझने वाला है, उस तरीके की भाषा यह प्रयोग करते हैं। आपकी शैली के निम्नलिखित रूप दिखाई देते हैं। एक, गवेषणात्मक शैली। गवेषणा का तात्पर्य आपस में जैसे विचार विमर्श कर रहे हों, आपस में सोच समझ करके किसी तथ्य को ढूंढ करके ला रहे हों, ऐसी शैली। तो गवेषणात्मक यह शैली इनकी प्रतिनिधि शैली है, प्रमुख शैली है। प्रायः जो विचारात्मक एवं आलोचनात्मक निबंध हैं, इन निबंधों में इस शैली का प्रयोग
किया हुआ है और बड़ी सफलता के साथ किया हुआ है। वर्णनात्मक शैली, स्वाभाविक एवं रोचक शैली, तत्सम एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग। हम बाणभट्ट की उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास यदि अध्ययन करें या अपना छोटा सा जो पाठ है गुरु नानक देव, इस पाठ को ही देखें तो बड़ी स्वाभाविक भाषा, बड़ी चलताऊ भाषा, बीच बीच में जैसे हम लोग अन्य भाषाओं का शब्दों का प्रयोग करते चलते हैं, उसी प्रकार से यह इस शैली के अंतर्गत लेखन कार्य करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्य का तात्पर्य, बच्चों यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें, विषय से थोड़ा सा हट करके एक शब्द होता है व्यंग। प्रायः छोटी कक्षाओं के छात्र इस शब्द को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं। व्यंग का तात्पर्य होता है एक तरह से विकलांग जिसका पैर ठीक नहीं होता है, और व्यंग्य का तात्पर्य होता है, यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, व्यंग्य का तात्पर्य होता है उपहास, हंसी उड़ाना। तो कहीं कहीं आवश्यकता होने पर आचार्य द्विवेदी इस शैली का प्रयोग करते चलते हैं। तो निबंधों में इसका सफल एवं सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। व्यास शैली, विषय को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए, व्यास का तात्पर्य विस्तार देने के लिए, कोई दुरूह विषय है, मुश्किल विषय है, उस विषय को अच्छे तरीके से पाठक या श्रोता समझ जाए, इसके लिए इस शैली का प्रयोग करते हैं। और इसका ढंग व्याख्यात्मक होता है, विस्तार में व्याख्या करते हुए चलते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उच्च कोटि के निबंधकार, तटस्थ समीक्षक, आलोचक और श्रेष्ठ उपन्यासकार थे, जिन्होंने प्राचीन संदर्भों को नवीनता के साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है। आपकी कृतियों में आपका चिंतन, आपका मनन स्पष्टतः परिलक्षित होता है, तात्पर्य दिखाई देता है। आपकी रचनाओं में ही यह प्रकट होता है कि आप किस तरह के व्यक्ति थे। हमने पहले ही बताया कि पांडित्य का, वेद्यता का और उदारता का अद्भुत संयोग इनमें दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बाद वह भी इनके तरीके थे, उनमें भी वेद्यता और पांडित्य और सरलता का अद्भुत संगम था। उसी प्रकार से इनमें भी वेद्यता और सरलता का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। तो इनका चिंतन, इनका मनन, इनकी सोच सारी की सारी इनकी रचनाओं में दिखती है। अद्वितीय शैली के उपन्यासकार, मानवतावादी विचारधारा के प्रबल समर्थक एवं भारतीय संस्कृति के आप अनन्य उपासक के रूप में जाने जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आचार्य द्विवेदी जी की भाषा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उनकी भाषा कैसी थी, इसके बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दीजिए। या आचार्य द्विवेदी जी की शैली कैसी थी, शैली के बारे में लिखिए। या फिर आचार्य द्विवेदी जी की भाषा और शैली के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। आइए आचार्य द्विवेदी जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखिए। वैसे तो प्रायः परीक्षाओं में एक प्रश्न लिखा जाता है कि फला कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना के बारे में जानकारी दीजिए या एक रचना का नाम लिखिए। जैसा कि अभी हमने एक प्रश्न का निर्माण किया था, उसी प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा हमने बताई कि इनकी भाषा कैसी है। इनकी भाषा के दो रूप मिलते हैं, एक प्रांजल व्यावहारिक भाषा, एक संस्कृत निष्ठ भाषा।
तो प्रांजल भाषा, व्यावहारिक भाषा, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, ऐसी भाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं जिसमें वह यथास्थान अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, लोकोक्तियों, मुहावरों एवं अलंकारों का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। यह प्रश्न देखिए फिर वही यहाँ पर आ गया कि द्विवेदी जी की रचना एक है बाणभट्ट की आत्मकथा। इस रचना की विधा लिखिए। बच्चों, आपके लिए यह शब्द नवीन सा प्रतीत हो रहा होगा, नवीन दिख रहा होगा, नया दिख रहा होगा कि विधा क्या होती है। विधा का तात्पर्य बच्चों हम यहाँ स्पष्ट कर दें, विधा क्या होती है। विधा का तात्पर्य रचना की विधि। और भी अगर सरल शब्द का प्रयोग करें तो रचना का स्वरूप हम कह सकते हैं कि रचना का स्वरूप क्या था। स्वरूप का तात्पर्य जैसे जैसे उपन्यास, बच्चों आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखे होंगे, कहानी या फिर निबंध या फिर नाटक, एकांकी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, संस्मरण, ऐसी अनेक विधाएं होती हैं, ठीक है ना। तो विधा का तात्पर्य रचना का स्वरूप। उस रचना का स्वरूप क्या है यहाँ पर हमें बताना है। तो पहले ही स्पष्ट कर दिया, रचना का स्वरूप ये उपन्यास है, यह एक उपन्यास है, न कि आत्मकथा। तो इसमें तनिक भी भ्रमित नहीं होना है कि इसकी विधा क्या है, आत्मकथा है या फिर उपन्यास है। बच्चों, यह एक उपन्यास है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न बनाया जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य में योगदान पर चर्चा कीजिए। तो निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में आप ठीक से परिचित हो गए होंगे। बच्चों, पढ़ते समय प्रश्न निर्माण, तथ्यों का संकलन, उनके द्वारा उत्तर की प्राप्ति, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पढ़ते समय हम अलग से अपनी एक पुस्तिका में संक्षिप्त नोट्स तैयार करके रखेंगे तो आगे चल करके वह संक्षिप्त नोट बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। जैसा कि मैंने पहले सूक्ष्मावलोकन बनाते हुए किया, सूक्ष्मावलोकन में समस्त बिंदु शामिल कर लिए और शामिल करके उनको हम अब विस्तार दे सकते हैं। तो निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी के बारे में आप ठीक से परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद।